साहित्य ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे चैनल से जुड़ी हुई सूचनाएं आपको समय से मिलती रहें। प्यारे छात्रों, आज मैं आपको झांसी की रानी चैप्टर पढ़ाऊंगा। इस चैप्टर की कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। आइए इस पाठ के सार को समझ लेते हैं, इसके बाद कविता के अर्थ को समझते हैं। इस कविता में कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने झांसी की रानी की वीरता व देश प्रेम का वर्णन किया है। साथ ही साथ तत्कालीन राजनीतिक परिवेश का जीवंत चित्रण किया है। बुंदेलखंड में राजाओं का यशगान करने वाले लोग आज भी लक्ष्मीबाई की वीरता के गीत गाकर सुनाते हैं। कवित्री ने इन्हीं लोगों से यह कहानी सुनी थी और उसे कविता में पिरोया। कवित्री 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से पहले के भारत की दशा का वर्णन करती हैं। वे बताती हैं कि अंग्रेजी राज के कारण जो भारतीय राजा थे वह जनता थी वो बहुत ही दुखी थी। उनके अत्याचार से सभी परेशान थे। उन सबके बीच में, इन जनता के बीच में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की आग सुलग रही थी। उधर लक्ष्मीबाई को अगर हम देखें तो बचपन से ही युद्ध कला सीख रही थीं। झांसी के राजा के साथ उनका विवाह हुआ, परंतु बहुत ही जल्दी राजा का देहांत हो गया और उनके कोई संतान भी नहीं थी। अंग्रेजों ने अपनी राज्य हड़प नीति के तहत झांसी को अपने अधीन कर लिया। उन्होंने कानपुर, नागपुर, लखनऊ, दिल्ली, सिंध, पंजाब समेत अनेक राज्यों पर अपना अधिकार कर लिया। अपमान व शोषण से पीड़ित जनता ने विद्रोह कर दिया। लक्ष्मीबाई ने उनका साथ दिया। इस संघर्ष में अनेक वीर योद्धा आगे आए। कवित्री ने झांसी की लड़ाई का वर्णन किया है। लेफ्टिनेंट वाकर लड़ाई में हारकर भाग गया। रानी ने कालपी के बाद ग्वालियर से अंग्रेजों को खदेड़ा। ग्वालियर में जनरल स्मिथ रानी से पराजित हुआ, परंतु पीछे से ह्यूरोज ने रानी को घेर लिया। रानी लक्ष्मीबाई मार काट करती हुई, संघर्ष करती हुई उसकी पूरी सेना को भेद करके पार करती हुई आगे निकल गईं। लेकिन रास्ते में एक बहुत बड़ा नाला आया, जिस नाले को पार करना घोड़े के लिए बहुत ही कठिन था। इतने में अंग्रेज सैनिक उन्हें घेर लेते हैं। अकेली होने के कारण वह मारी गईं। रानी ने अपनी शहादत देकर जनता में स्वतंत्रता की प्राप्ति की चाह जागृत की। जनता को ये लगने लगा कि हम लोग भी अगर रानी के तरह ही संघर्ष करें तो जरूर हम आज़ादी प्राप्त कर लेंगे इन अंग्रेजों से। छात्रों, ये तो इस चैप्टर का सार था जिसे आप समझ लिए होंगे। अब इसके बाद हम झांसी की रानी कविता की एक एक पंक्तियों को उठाएंगे और उसकी व्याख्या आपको समझाएंगे, उसके अर्थ के बारे में बताएंगे। तो आइए देखते हैं कविता को। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भृगुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जैसा कि इसके बारे में आपको मैं पहले ही बताया हूँ कि ये जो कविता है 1857 की क्रांति के दौरान जो झांसी की रानी की उस युद्ध में, उस महासंग्राम में भूमिका थी, उस भूमिका के बारे में कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस कविता में बताया है। तो आइए देखते हैं। इस कविता में 1857 में झांसी की रानी की वीरता और उनके बलिदान का वर्णन किया गया है। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भृगुटी तानी थी। सिंहासन जो कठिन शब्द है पहले देख लीजिए। सिंहासन मतलब होता है सत्ता, किसी भी राजा का सिंहासन। हिल उठना मतलब परिवर्तन होना। राजवंशों मतलब जो भी राजवंश थे, जो राजा थे उस समय। भृगुटी तानी मतलब
क्रोधित होना। बूढ़े मतलब पुराने, गुमी हुई मतलब खोई हुई, फिरंगी मतलब अंग्रेज। तो ये कठिन शब्द हैं, कुछ कुछ इन शब्दों को समझ लीजिए। इसके अलावा हर बोलों बेटा उनको कहा जाता है जो राजाओं के एक तो यशगान करने वाली विशेष जाति हुआ करती थी, और एक उनको भी बोला जाता है जो हर मतलब होता है महादेव, या जिन्हें आप शंकर भगवान कहते हैं। उनका जो जयघोष करने वाले लोग, हर मतलब शंकर जी, बोलो मतलब हर, जो हर हर महादेव का नारा लगाने वाले लोग। तो ऐसे लोगों के बारे में ये बताया जा रहा है यहाँ पर। तो आइए अब इसकी व्याख्या को समझते हैं। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भृगुटी तानी थी। मतलब कि जब अंग्रेजों की कुटिल नीतियों के कारण आपस में हमारे देश के राजवंश लड़ते रहे, और उनको बाद में जाके महसूस हुआ कि हम आपस में ही लड़ रहे हैं और इसका फायदा अंग्रेज उठा रहे हैं। हम देखते हैं कि 1757 में जब प्लासी का युद्ध होता है, नवाब सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब पराजित हो जाता है। उसके बाद से अगर देखा जाए तो 100 वर्ष बाद 1857 में ये क्रांति सुलगती है, क्योंकि उस समय से लेकर लगभग 100 वर्षों तक हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन रहता है, और वो फूट डालो राज करो की नीति के तहत सभी को आपस में लड़ा देते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, लोगों को समझ में आता है। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब इस प्रकार की स्थितियां हो जाती हैं, तब सभी जो राजवंश हैं, जो राजा हैं, उनके सिंहासन जब परिवर्तित हो जाते हैं, उनकी सत्ता परिवर्तित हो जाती है, तब उनको समझ में आता है कि नहीं, अंग्रेज हमारे साथ गलत कर रहे हैं। तब वो लोग क्रोधित होते हैं, तब वो लोग गुस्सा होते हैं और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए एकजुट होने लगते हैं। वही कहा जा रहा है इधर देखिए कि बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। 100 वर्षों बाद अगर हम देखें तो फिर से एक बार ये जोश हमारे भारतीय राजवंश के बीच में, भारतीय राजाओं के बीच में, साथ ही साथ जो आम जनता है वो भी अंग्रेजों से प्रताड़ित होने के कारण, लगातार परेशान किए जाने के कारण, वो भी उनके साथ संघर्ष में शामिल होने के लिए आगे आते। जैसे आप मेरठ क्या देखिए, मेरठ में उस समय मंगल पांडे स्वयं 1857 की क्रांति में सम्मिलित होते हैं। तो इस प्रकार की भूमिका उस समय हमको दिखाई देती है। तो ऐसा लग रहा था कि अब जो ये बूढ़ा भारत था, जो 100 वर्षों से अंग्रेजों के अधीन था, अब उसके अंदर इस प्रकार से संघर्ष करने की भावना आ गई है। अब उसकी जवानी दिखाई दे रही है, अब वो लड़ने का मन बना रहा है। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। जो लोगों की आजादी खो गई थी, गुमी मतलब खो गई थी, जो उनकी स्वतंत्रता खो गई थी, जो उनकी स्वतंत्रता को अंग्रेजों ने छीन लिया था, अपने अधीन कर लिया था, अपने वश में कर लिया था। ऐसे में जब भारतीय राजवंशों को, साथ ही साथ आम जनता को ये महसूस होने लगा कि हम अंग्रेजों के गुलाम हैं और अपने मन से हम कोई कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तब उन लोगों ने दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। तब सभी लोगों ने सोच लिया, पक्का इरादा कर लिया कि अब हम, फिरंगी मतलब अंग्रेजों को अपने देश से बाहर निकाल के रहेंगे, अपने देश से अंग्रेजों को भगा के रहेंगे। इस प्रकार की भावना सभी लोगों के अंदर आ गई। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। और 1857 की जो मैं बात कर रहा था कि 100 वर्षों बाद, जो 1757 प्लासी के युद्ध के बाद सिराजुद्दौला की हार होती है, उसके बाद लगभग 100 वर्ष हो जाते हैं। 1857 की जब ये क्रांति होती है, तो चमक उठी वह तलवार जो कि बहुत पुरानी थी, लगभग 100 वर्षों से रखी थी, जिसमें जंग लग रहे थे और वो युद्ध में सम्मिलित नहीं हो रही थी। वो भी तलवार अभी, उसमें भी चमक आ गई थी, उसमें भी धार आ गई थी, लड़ने का वो मन बना रही थी। इस प्रकार से कहने का मतलब ये है कि लोग अब उतावले हो रहे थे युद्ध के लिए, अंग्रेजों को भगाने के लिए। बुंदेले हर बोलों के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री कहती हैं कि बुंदेलखंड में रहने वाले लोग जो हर हर महादेव का नारा लगाते हैं, जो अपनी रानी का गुणगान करते हैं, घूम घूम करके उनकी कहानियां सुनाते हैं, उन्हीं से मैं ये कहानी सुनी थी कि जो वहाँ की रानी थी, झांसी की रानी थी, वो बहुत ही बहादुर थी। मर्दों के भेष में, मर्दानी मतलब होता है मर्दों के भेष में, या मर्दों की तरह, पुरुषों की तरह बलवान। तो
यहाँ पर मर्दानी कहने का मतलब है कि वो पुरुषों के भेष में युद्ध क्षेत्र में आकर के अंग्रेजों से मुकाबला कर रही थी, ऐसी थी झांसी की रानी। इस प्रकार से कहानी वहां के लोग सुनाया करते थे। आइए आगे देखते हैं। कानपुर के नाना के मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो बच्चों, यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि झांसी की रानी का जो बचपन का नाम क्या था? छबीली। छबीली मतलब होता है बहुत सुंदर। मुंह बोली मतलब होता है किसी को आप मुंह से बोल करके ही मान लेना। तो यहाँ पर कानपुर के जो नाना थे, नाना धुंधु पंत, वो अपनी इनको मुंह बोली बहन मानते थे। किसको? झांसी की रानी को। कानपुर के जो नाना धुंधु पंत थे वो लक्ष्मीबाई को अपनी मुंह बोली बहन मानते थे, और जिनका नाम छबीली था, बचपन का नाम छबीली था। छबीली मतलब होता है बहुत सुंदर। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, और मोरोपंत नाना की ये इकलौती संतान थी, दूसरी और कोई संतान नहीं थी। मोरोपंत जो नाना और मोरोपंत थे उनकी इकलौती संतान थी लक्ष्मीबाई। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। नाना और लक्ष्मीबाई दोनों साथ में ही पढ़ते लिखते खेलते थे। तो इसीलिए यहाँ पर कवित्री कहती हैं कि दोनों साथ में पढ़ते थे, साथ में खेलते थे। और उनके खेलकूद के साधन क्या थे लक्ष्मीबाई के? बरछी ढाल कृपाण कटारी। बरछी मतलब होता है भाला, ढाल मतलब होता है एक सुरक्षा के लिए, देखे होंगे योद्धा अपने हाथ में लिए रहता है, कोई तलवार से जैसे वार करता है तो उससे रोक लेता है, कोई तीर आ रही है तो उससे उसको रोकता है। तो ढाल क्या होता है? सुरक्षा के लिए एक हथियार होता है। कृपाण मतलब तलवार, कटारी मतलब छोटी चाकू। तो ये सारी चीजें जो हमारी झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई, उनके बचपन की ये सब सहेलियां थी। इस प्रकार के चीजों से, इस प्रकार के हथियारों के साथ वो खेला करती थी। एक प्रकार से कहें तो उनकी ये सहेली बन चुकी थी। आगे देखिए। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। छात्रों, यहाँ पर कवित्री बताती हैं कि जो झांसी की रानी थी उन्हें वीर शिवाजी की जो गाथाएं थी, उनकी कथाएं थी, उनकी कहानियां जो थी वो बिल्कुल उनके जुबान पर थी। चाहे जब पूछो वो बता सकती थी। जुबानी मतलब उनको मौखिक रूप से याद थी। इस प्रकार से बुंदेलखंड के जो लोग थे, जो हर हर महादेव का नारा लगाने वाले लोग थे, वहां की जो एक विशेष जाति है जो घूम घूम के इस प्रकार की कहानी सुनाती है, लक्ष्मीबाई के बारे में कहानी सुनाती है, उन्हीं के लोगों से मैंने ये सुना था कि मर्दों के भेष में युद्ध क्षेत्र में वो बहुत ही अच्छे से मुकाबला अंग्रेजों से किया था। इस प्रकार से कहानी मैंने उनसे ही सुना था झांसी की रानी के बारे में। आगे देखिए क्या होता है। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। छात्रों, कह रहे हैं कवित्री कि लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। लक्ष्मी मतलब होता है धन की देवी, दुर्गा होता है जो राक्षसों का संहार करने वाली, अत्याचारियों का संहार करने वाली। अवतार मतलब होता है जन्म लेना। वीरता का अवतार मतलब ऐसा लगता है कि जैसे वो कोई वीरता की अवतार हो। पुलकित होना मतलब प्रसन्न होना। और जो शब्द इस प्रकार से आते जाएंगे, कठिन शब्द मैं आपको बताता रहूंगा। तो यहाँ पर देखिए कवित्री कहती हैं कि महारानी लक्ष्मीबाई क्या थी? वो तो वीरता की अवतार थी। महारानी लक्ष्मीबाई बहुत ही बहादुर महिला थी। कहते हैं कि अगर हम उन्हें देखें तो एक तरफ तो धन की देवी लगती हैं और दूसरी तरफ हमको वो एकदम राक्षसों का संहार करने वाली, दुष्टों का संहार करने वाली दुर्गा के समान दिखाई देती हैं।
और उनके युद्ध कौशल को देख करके जो मराठे लोग थे, महाराष्ट्र में रहने वाले लोग भी बहुत ही प्रसन्न होते थे। जब उनको युद्ध कौशल उनका देखते थे, युद्ध में लड़ते हुए उन्हें देखते थे, उनकी तलवारबाजी जब देखते थे, तलवार का जब वो वार किया करते थे युद्धों में, उसको देख करके मराठे लोग भी बहुत प्रसन्न हुआ करते थे। आगे देखिए, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। और उनके शौक क्या क्या थे, किन किन चीजों को वो बहुत ही प्रसन्नता के साथ किया करते थे, जैसे कि खेल खेल में वो नकली युद्ध करना, व्यूह की रचना करना और शिकार खेलना। ये तो उनके बचपन के सारे खिलवाड़ थे, जैसे सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये वो बचपन में खेल खेल में खेला करती थी। किसी भी राज्य के नकली युद्ध करती थी, साथ ही साथ किसी राज्य का ऐसा करते जैसे व्यूह की रचना करना, सैनिकों को घेर लेना और उस घेरे को तोड़ करके उस घेरे से निकलना, शिकार खेलना, दुर्गों को तोड़ना। क्योंकि जो राजा हुआ करते थे वो अपने चारों तरफ एक मजबूत किला बना के रखते थे, जिसे दुर्ग कहा जाता था। ऐसे दुर्गों को तोड़ने का कार्य, इस प्रकार के कार्य वो बचपन में अपने किया करती थी। कहते हैं कि महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। कहा जाता है कि महाराष्ट्र की जो काली हैं, काली की पूजा वो किया करती थी। ऐसा कहा जाता है कि भवानी उनकी कुल देवी थी और उन्हीं की वो आराधना करती थी, उन्हीं की वो पूजा किया करती थी। बुंदेलखंड के हर हर बोलो अर्थात हर हर महादेव का जय घोष करने वाले वहाँ के लोग जो झांसी की रानी के बारे में, उनकी वीरता के बारे में कहानियां सुनाया करते थे, उन्हीं से कवित्री ने इस प्रकार की कहानी सुना था और उसे कविता में पिरोया था कि वहां की जो रानी थी लक्ष्मीबाई, वो मर्दों के भेष में अंग्रेजों से मुकाबला किया था। आगे देखिए, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई, झांसी में ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुभट बुंदेलों की बिरुदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। छात्रों, इस पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि जो वीरांगना झांसी की रानी थी, उनका विवाह किसके साथ होता है? उनका विवाह होता है गंगाधर राव के साथ। हुई वीरता की वैभव सास सगाई झांसी में। एक तरफ देखा जाए तो झांसी की रानी अपने आप में स्वयं एक वीरता की अवतार थी और साथ ही साथ उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हो गया। ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। अब वह रानी लक्ष्मीबाई अब रानी बन करके झांसी आ गई थी। राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में। राजमहल में बधाई बजने लगी, वहां पर सहनाई बजने लगी। इस प्रकार से देखा जाए तो झांसी में खुशियां आ गईं। झांसी में चारों तरफ खुशी का माहौल हो गया। सुभट बुंदेलों की बिरुदावली सी वह आई झांसी में। सुभट माने बहादुर, सुभट मतलब होता है बहादुर, वीर, योद्धा। बुंदेलों मतलब बुंदेलखंड के रहने वाले लोग। बिरुदावली मतलब होता है प्रशंसा या यश के गीत। तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि सुभट बुंदेलों की बिरुदावली सी वह आई झांसी में। बिल्कुल बहादुर योद्धाओं के बीच में, बहादुर लोगों के बीच में, बहादुर बुंदेलखंड के लोगों के बीच में वो उनकी प्रशंसा के लिए यश के गीत की समान वो झांसी में आई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उनके आने से बुंदेलखंड के जो बहादुर योद्धा थे उनकी यश और कीर्ति और बढ़ गई है। इस प्रकार से महसूस हो रहा था। जैसे ही उनका विवाह बुंदेलखंड में झांसी में हुआ तो ऐसा महसूस हो रहा था कि झांसी का यश और बढ़ गया है। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव को मिली भवानी थी। जिस प्रकार से चित्रा का विवाह जिस प्रकार से कहा जाए तो एक तरफ देखते हैं हम कि चित्रा और अर्जुन का विवाह होता है,
शिव का विवाह भवानी के साथ होता है, उसी प्रकार से ही यहाँ पर भी गंगाधर राव और झांसी की रानी कौन लक्ष्मीबाई का विवाह होता है। उसी से तुलना की जा रही है कि जिस प्रकार से अर्जुन का विवाह चित्रा के साथ हुआ, शिव का विवाह भवानी के साथ हुआ, ठीक उसी प्रकार से गंगाधर राव का विवाह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से हुआ। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस प्रकार की कहानी बुंदेलखंड के जो लोग थे वो सुनाया करते थे। जो हर हर महादेव का जय घोष करने वाले लोग इस प्रकार से कहानी सुनाया करते थे। और हमने उन्हीं से ये कहानी सुनी थी कि वहाँ की जो रानी थी लक्ष्मीबाई, वो मर्दों के भेष में युद्ध क्षेत्र में लड़ा करती थी। इस प्रकार से कहानी वो लोग अपनी रानी के बारे में सुनाया करते थे। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियारी छाई, किंतु काली गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। छात्रों, इस पैराग्राफ में जो काली घटा झांसी के ऊपर घेर रही थी उसकी बात की जा रही है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई। एक तरफ तो हम देखते हैं कि जो झांसी राज्य है वो बहुत ही सौभाग्य से, बहुत ही मुदित मतलब प्रसन्न होता है कि उनके सौभाग्य ऐसे थे कि उन्हें कौन मिलता है, छबीली मिलती है, लक्ष्मीबाई उन्हें प्राप्त होती हैं और वो लोग बहुत ही प्रसन्न होते हैं। मुदित मतलब बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। महलों में एकदम उजियाला छा जाता है। महल में उनके प्रसन्नता और खुशी से पूरा महल फूला नहीं समाता, चारों तरफ उजाला हो जाता है। किंतु काल गति चुपके चुपके के, काल गति मतलब होता है समय का फेरा। समय, जो ये समय है ये किसी को भी किसी भी प्रकार का आपको दुख दर्द कष्ट दे सकता है। तो वही यहाँ कहने का ये मतलब है कि समय क्या करता है, धीरे धीरे करके एक काली घटा झांसी के ऊपर मंडराने लगती है। मतलब कि वहाँ के जो राजा थे उनकी मृत्यु हो जाती है। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, और जो योद्धा थे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उनके कर मतलब हाथ में चूड़ियां कब भाई। ऐसे योद्धाओं के हाथ में चूड़ियां नहीं शोभित होती। वही उनके साथ भी हुआ कि जल्दी ही राजा मर जाते हैं और रानी क्या होती हैं, विधवा हो जाती हैं। रानी विधवा हुई हाय विधि को भी दया न आई, और रानी इस प्रकार से विधवा हो जाती हैं, उनके पति मर जाते हैं। इस प्रकार से कहा जाता है कि विधि मतलब ब्रह्मा या विधाता को भी उनके ऊपर थोड़ी सी भी रहम नहीं आई, थोड़ा सा भी दया नहीं आया कि अभी अभी उनका विवाह हुआ था, लेकिन जल्द ही राजा वहाँ के जो गंगाधर राव हैं वो मर जाते हैं। निसंतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी, और राजा की जब मृत्यु हुई उस समय उनके कोई भी संतान नहीं थी। उनके कोई भी संतान नहीं होने के कारण जो अंग्रेजों की नीति थी राज्य हड़प करने की, कि जो लावारिस लोग होते थे जिनका कोई वारिस नहीं होता था, ऐसे राज्य को वो क्या करते थे, अपने राज्य में मिला लेते थे। तो यही दिक्कत यहाँ पर हुई कि जैसे ही राजा मर जाते हैं निसंतान, तो रानी इसमें पूरे शोक में डूब जाती हैं। ऐसा वहाँ के लोग बताया करते थे। बुंदेलखंड के लोग जो थे, हर हर महादेव का नारा लगाने वाले लोग, हर हर का जो जय घोष करने वाले बुंदेलखंड के लोग हैं, उनसे इस प्रकार से कहानी मैंने सुना था कि वहाँ की जो रानी झांसी की रानी थी वो मर्दों के समान खूब युद्ध क्षेत्र में अंग्रेजों से लड़ी थी। आगे देखिए, बुझा दीप झांसी का तब डलहौ जी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया,
लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश से राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। छात्रों, एक तरफ हम देखते हैं कि गंगाधर राव की मृत्यु के बाद अभी रानी के आंसू भी नहीं सूखे थे, और दूसरी तरफ जो अंग्रेजी नीति के तहत डलहौजी तुरंत जैसे उसको पता चलता है कि झांसी के राजा अब नहीं रहे, अर्थात वहाँ का जो दीप है वो बुझ चुका है और वहाँ का कोई भी वारिस नहीं है, राजा का कोई वारिस नहीं है, वो बहुत ही प्रसन्न हुआ और तुरंत ही झांसी की ओर बढ़ गया। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर देखा, राज्य को अपने अधिकार में करने का, झांसी को अपने अधिकार में करने का उसको ये अच्छा अवसर मिल गया था। उसने क्या किया, फौरन मतलब तुरंत फौजें मतलब अपनी सेना को भेज करके वहां पर उसके दुर्ग पर, उस वहां के महल पर अपना झंडा फहरा दिया कि ये हमारे अधिकार में हो गया है। झांसी पर वो अधिकार करने के लिए अपनी सेना भेज करके वहां अपना झंडा गड़वा दिया कि ये हमारा है अब, क्योंकि अब इसका कोई वारिस नहीं है। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश से राज्य झांसी आया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो लावारिस हो गए थे, वहां के राजा के मर जाने के बाद कोई संतान न होने के कारण तुरंत ही अंग्रेज लोग क्या किए, उस लावारिस राज्य के अर्थात झांसी पर अपना अधिकार कर लिए। वो वारिस बन करके स्वयं वहां पर आ गए, अर्थात उन्होंने अपने आप को स्वीकार कर लिया कि अब ये मेरा राज्य है। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, झांसी हुई वीरानी थी। तो एक तरफ शोक में डूबी हुई रानी, झांसी की रानी लगातार वो परेशान है पति के मर जाने से। वहां दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अंग्रेज वहां पर झांसी को अपने अधिकार में करना चाहते हैं। ऐसे समय में, ऐसे शोक के समय में भी झांसी को देखते हुए रानी बहुत ही परेशान हो जाती हैं कि जो झांसी है अब वो तो वीरानी मतलब दूसरे के हाथ में जा रही है। वीरानी होना मतलब दूसरे के हाथ में चले जाना। तो वीरानी मतलब एक तरफ से ये भी कह सकते हैं निर्जन हो जाना या कि दूसरे हाथ में चले जाना। इस प्रकार की कहानियां हम देखते हैं कि जो बुंदेलखंड के लोग हैं, जो हर हर महादेव का नारा लगाने वाले हैं, या कि वहां पर जो इस प्रकार से गीत रानी के बारे में गाया करते थे, उनसे मैंने इस प्रकार से कहानी सुना था कि वहां की बुंदेलखंड की जो रानी थी, झांसी की जो रानी थी लक्ष्मीबाई, वो मर्दों के समान अंग्रेजों से संघर्ष किया था। छात्रों, पहला पार्ट मैं आज यहीं पर समाप्त करता हूं, क्योंकि ये झांसी की रानी कविता बहुत बड़ी है, इसलिए मैं इसे पार्ट में अलग अलग करके आपको पढ़ाऊंगा। तो फर्स्ट पार्ट यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के बीच में शेयर करें। जल्द ही सेकंड पार्ट आपके बीच होगा। धन्यवाद।